हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्यस जर्नी। और आज हम आप सभी को लेकर आए हैं अलवर शहर में गवर्नमेंट म्यूजियम यानी राजकीय संग्रहालय दिखाने के लिए। अलवर राज्य के अंतिम शासक तेज सिंह के शासनकाल में नवंबर 1940 में अलवर संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यह संग्रहालय सिटी पैलेस की 5वीं मंजिल पर स्थित है। संग्रहालय में 18वीं या 19वीं सदी के हस्तलिखित ग्रंथ हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, लाख से बना और हाथी दांत से बना भी सामान रखा गया है। ये जब आप राजकीय संग्रहालय में ऊपर की तरफ जाएंगे, बिल्कुल ऊपर ये देखिए, तो ये जो कमरा है यहाँ पर टिकट जो है वो दी जाती है और बिल्कुल सीधा गवर्नमेंट म्यूज़ियम की तरफ हम चल दिए हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं देखने को मिलेंगी, वाद्य यंत्र भी देखने को मिलेंगे। 10वीं और 12वीं शताब्दी की पाषाण प्रतिमाएं भी हैं यहाँ पर देखने के लिए। कछवाहा राजकुमार प्रताप सिंह ने ईस्वी 1775 में अलवर राज्य की स्थापना की। अलवर रियासत के तृतीय शासक विनय सिंह 1815 से 57 के शासनकाल में अलवर रियासत की पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक पुरा सामग्री की खोज एवं संग्रहण का कार्य आरंभ हुआ। रियासत के अंतिम शासक तेज सिंह 1911 ईस्वी से 2009 के शासनकाल में नवंबर 1940 में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अलवर संग्रहालय की विधिवत स्थापना हुई। संग्रहालय को 4 कक्षों में प्रदर्शित किया गया है। पहला प्रतिमाएं एवं शिलालेख कक्ष, दूसरा हस्तशिल्प कला कक्ष, तीसरा चित्रकला कक्ष और चौथा यानी सबसे आखिर वाला अस्त्र शस्त्र कक्ष। हम आपको संग्रहालय के सबसे आखिरी के कक्ष यानी अस्त्र शस्त्र कक्ष की ओर लेकर चलते हैं। संग्रहालय का यह आखिरी कक्ष है जहां से हमने शुरुआत की। इसमें अनेकों अस्त्र शस्त्र और राजा के सिंहासन रखे हुए थे जो बहुत ही अद्भुत थे। अब मैं थोड़ा बता दूं आपको, तो अलवर के राजा प्रताप सिंह एवं बख्तावर सिंह कुशल योद्धा थे। उनके समय में अलवर राज्य में अनेक तलवार साज और सिकलीगर कार्यरत थे। अलवर का सिलह खाना अद्भुत अस्त्र शस्त्र के लिए विख्यात है। यहाँ लोहे और फौलाद के अस्त्र शस्त्र बनाने के छोटे छोटे अनेक केंद्र थे। सन 1600 से 1850 के मध्य बंदूकों के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की बारूददानियों में अतिरिक्त बारूद रखा जाता था। बंदूकधार की रुचि एवं स्तर के आधार पर बारूददानियाँ सोने, चांदी, लकड़ी, तांबा, हाथी दांत, सींग, चमड़े आदि से मत्स्यकार, सिंहमुखी, वराहमुखी इत्यादि विभिन्न आकृतियों में बनाई जाती थी। नाल मुख बारूद भरनी बंदूकों में बारूददानी को मुख पर स्थित छिद्र को खोलकर सीधे ही बंदूक की नाल में आवश्यक मात्रा में बारूद भरा जाता था। बंदूक की नाल पर रखने वाली अलग अलग प्रकार की बारूदों की अलग अलग बारूददानी रखी जाती थी। संग्रहालय में बहुत सारी बंदूकें रखी हुई थी, जैसे तीर फेंकने वाली बंदूक, कारतूसी बंदूकें, पत्थर कला बंदूकें, तोड़दार बंदूकें। तो इस तरह बहुत सारी बंदूकें इस संग्रहालय में हैं। बंदूक की नाल में बारूद को बार बार भरना सैनिक के लिए एक कठिन कार्य था। अतः 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य बंदूकों की नाल में बारूद भरने की इकाई के रूप में विभिन्न प्रकार के कारतूसों का निर्माण किया जाने लगा। धीरे धीरे धातु के कारतूस व मैगजीन वाली बंदूकों का आविष्कार हुआ। 19वीं सदी के आरंभ में इस प्रकार की बंदूकें प्रचलन में आई जिनमें कारतूस का उपयोग किया जाने लगा। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कारतूस व मैगजीन वाली बंदूक हैं जिन्हें कार्ट्रिज गन कहा जाता था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बंदूक की नाल है। रिवॉल्वर छोटी पिस्तौल अथवा बड़ी बंदूक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। बंदूक को एक बार दागने के बाद पुनः भरने में लगने वाले समय को बचाने के लिए 2 नाली बंदूकों का आविष्कार हुआ। आरंभ में इसमें दोनों नालों में भरी बारूद को दागने के लिए अलग अलग गोले एवं ट्रिगर होते थे, परंतु
बाद में ऐसी बंदूकों की आवश्यकता हुई जो एक से अधिक नालों में भरी हुई बारूद को दागने के लिए एक ही घोड़े एवं ट्रिगर से संचालित हो सके। यह तभी संभव था जब नाल निश्चित दूरी पर घूमकर इस स्थिति में आ जाए ताकि उसका छिद्र अथवा घुंडी घोड़े के संपर्क में आ सके। मानव की यही सोच रिवॉल्वर की जन्मदात्री रही। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इन्हें टोपीदार तमंचों के नाम से जाना जाता है। ये सामने देखिए, ये टोपीदार बंदूक है बीच में, और उसके आसपास जो है वो बहुत सारे उपकरण हैं जो उस वक्त उपयोग में लाए जाते थे। ये भी सारी की सारी टोपीदार बंदूक के ही नाम से जानी जाती। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये टोपीदार बंदूक है। टोपीदार बंदूकों की तकनीक जो थी वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थी। बारिश के दिनों में तोड़ेदार व पत्थर कला बंदूकों को दागने में कठिनाई होती थी, लेकिन टोपीदार बंदूकों पर नगी का कोई भी प्रभाव नहीं होता था। टोपीदार बंदूकों को दागने के लिए सबसे पहले नाल में बारूद एवं गोली डालकर गज द्वारा हल्के से दबाया जाता था। उसके बाद बंदूक के घोड़े को आधा पीछे खींचकर नाल पृष्ठ पर स्थित जो छिद्र युक्त घुंडी होती थी उस पर बारूद लगी टोपी लगाई जाती थी और पुनः घोड़े को पीछे खींचा जाता था। अंत में ट्रिगर को दबाने पर घोड़ा नाल पृष्ठ पर स्थित जो छिद्र युक्त घुंडी थी उस पर लगी टोपी से तीव्रता से टकराता, जिससे टोपी में स्थित बारूद से चिंगारियां निकलकर नाल में स्थित बारूद को दागती थी। इन बंदूकों को टोपीदार बंदूक दुनाली के नाम से जाना जाता था। ये देखिए, ये सभी भारतीय तलवारें हैं। ये सफेद चमकती हुई तलवार सकेला लोहे की एक किस्म से निर्मित है और इसे तलवार सकेला के नाम से जाना जाता था। ये जो सामने अब आप तलवार देख रहे हैं, ये ईरानी तलवारें हैं। ये देखिए, ये सामने आप तोप देख रहे हैं। इस प्रकार की अनेक तोपें अब भी अलवर के बाला किले में रखी हुई हैं, जो साइज में काफ़ी बड़ी हैं। धातुओं की छोटी छोटी गोलाकार कड़ियों को एक दूसरे में फंसाकर जो परिधान बनाया जाता था वह जिरह बख्तर कहलाता था। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसे जिरह बख्तर कहते हैं। यद्यपि इसे बनाने में समय, श्रम तथा धन का व्यय बहुत होता था, तथापि पर्याप्त लचीलेपन के साथ योद्धा के शरीर के प्रत्येक हिस्से को प्रहार से बचाने में सक्षम होने के कारण यह बेहद लोकप्रिय रहा। घुड़सवार के लिए कमीज छोटी तथा दोनों तरफ से फटी हुई होती थी ताकि घोड़े पर आसानी से बैठा जा सके, परंतु पैदल सैनिक के लिए लंबी कमीज बनाई जाती थी। इसे आधुनिक शर्ट की भांति पहना जाता था और ये आगे से खुली रहती थी। आवश्यकता अनुसार इसे आधी अथवा पूरी आस्तीन का बनाया जाता था। इस शोकेश में प्रदर्शित अलवर के राजा सवाई प्रताप सिंह के समय की इस जिरह बख्तर की हर कड़ी पर नसुर मिल्लाह फतहून करीब अज अहद लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है अल्लाह की मदद से फतह करीब है। ये सामने शील्ड हैं जिन्हें ढाल कहा जाता था, जो युद्ध में अपने बचाव के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इस तस्वीर में सामने आपको शील्ड यानी ढाल और कुछ छुरियां दिखाई गई हैं। ये भी अलग अलग छुरियां दिखाई गई हैं। अन्य अस्त्र शस्त्रों की भांति छोटे फल वाले हथियार अथवा छुरी की उत्पत्ति पाषाण युगीन मानी जा सकती है। उस समय में मानव खंजरनुमा पत्थरों का उपयोग करता था। मोहनजोदारो की खुदाई में अनेक ताम्र खंजर प्राप्त हुए हैं। लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व भी आर्यों को लोहे का ज्ञान था, जिसके फलस्वरूप लोहे के मजबूत एवं शक्तिशाली खंजर बनने लगे। छुरी अथवा खंजर को सैनिक सामान्यतः कमर पेटी में लटका कर रखते थे। ये जो आप सामने बंदूक देख रहे हैं, ये तोड़ेदार बंदूक होती है, जिसका उपयोग किले की दीवार की छेदों में से नाल डालकर नीचे दीवार के पास आए दुश्मनों को मारने के लिए किया जाता था। इसलिए इसकी नाल की लंबाई बहुत अधिक रखी जाती थी। यह मुल्क ए मैदान के नाम से भी जानी जाती थी। इसे नागफास के नाम से जाना जाता था। कोई भी जो कैदी होता था उसके गले और हाथ में डालकर उसे लेके जाया जाता था। मानव धड़ की आकृति में धातु की 2 बड़ी बड़ी प्लेटों का यह बना होता था।
संपूर्ण धड़ वाले भाग की रक्षा करता था। दोनों प्लेटों के कंधों व बगल वाली जगह में कब्जे लगे होते हैं आपस में, जिनसे जोड़ा जा सकता है। बख्तर कोट व कवचों में अंदर सूती कपड़ों व रुई की परत के अस्त्र को इस प्रकार सीला जाता था कि पहनने वाले को कोई परेशानी ना हो। कोटे को फौलाद अथवा सोने चांदी की सुंदर कारीगरी से सजाया जाता था, तो इस तरह इसे कोठा फौलादी के नाम से जाना जाता था। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसे शिरोस्त्राण कहते थे। प्राचीन काल में शिरोस्त्राण केवल सिर की रक्षार्थ टोप नुमा बनाया जाता था, लेकिन मध्यकाल तक आते आते शिरोस्त्राण बड़े व शंकु आकार के बनने लगे। उनमें चेहरे को छोड़कर तीनों और गर्दन व कान की रक्षा के लिए कड़ियों की लटकने, जिसे जेबा के नाम से बोला जाता था, लगाई जाती थी। नाक की सुरक्षा के लिए बिनी पोश यानी धातु की चपटी प्लेट होती थी, जिसको सुविधा अनुसार ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता था, तो यह लगाई जाने लगी। तलवार के प्रहार को रोकने के लिए टोप के मध्य में एक भालेनुमा तीखा औजार, जिसे चोटी भी कहा जाता था, लगाया जाता था। टोप के सामने तिलक के दोनों ओर भी धातु की पोली छड़ लगाई जाती थी। इसमें सेना के राज्य चिन्ह एवं योद्धा के पद का अंकन होता था। इस पर पक्षियों के पंख अथवा सुनहरी गोटे से तैयार की हुई कलंगी भी लगाई जाती थी। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जो है वो चोटी है, यानी जिसे स्पाइक कहते थे। ये कपाल है, स्कल। ये तिलक, ये बिनी पोश जिसे नोज गार्ड कहते हैं। ये आई एंड नेक गार्ड यानी जेबा, और ये है किलंगी यानी प्लम होल्डर। महाराजा विनय सिंह ने दिल्ली से अनेक कुशल शमशीर साज बुलाए थे। फौलाद का कार्य करने में शेख इब्राहिम एवं नूर मोहम्मद सिद्धहस्त थे। फौलाद, सकीला, कामड़ा आदि मिश्र धातुओं की अनेक तलवारें इस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई हैं। ये जो आप सामने पिस्टल देख रहे हैं, इन्हें पत्थर कला तमंचे के नाम से जाना जाता था। इस तरह ये योद्धा पहनकर युद्ध के लिए जाते थे। ये जो आप देख रहे हैं, इन्हें जमधर या कटार कहा जाता था। मुगल काल का विशिष्ट एवं सबसे लोकप्रिय ये जमधर था, जिसका हत्था अंग्रेजी के एच की भांति होता था। यह सोने चांदी के तारों या अन्य प्रकार की कारीगरी से सुसज्जित रहता था। हत्थे को पकड़ने के लिए दोनों समांतर छड़ों के बीच में छोटे छोटे 2 या अधिक लोह के खंड लगे होते थे। इसका दुधारी फल हत्थे के पास से घोड़ा एवं नोक की ओर से क्रमशः पतला होते हुए नुकीला हो जाता है। साधारणतः इनकी लंबाई 1.5 से 2 फीट तक होती है। फलों पर शिकार तथा युद्ध के दृश्य बड़ी ही कलात्मकता के साथ उकेरे जाते थे। ये जो सबसे ऊपर बंदूक है, इसे तोड़ेदार बंदूक यानी मैच लॉक गन के नाम से जाना जाता था। बीच में जो गन है उसे पत्थर कला बंदूक यानी फ्लिंट लॉक गन के नाम से जाना जाता था। और जो सबसे नीचे बंदूक है, इसे टोपीदार बंदूक यानी परकशन कैप लॉक पिस्टल के नाम से जाना जाता था। सभ्यता के आरंभिक काल में आग के गोले, जली हुई लकड़ी एवं अग्निबाण के माध्यम से शत्रु खेमे को क्षति पहुंचाने के प्रयोग होने लगे थे। यही आग्नेयास्त्रों की आरंभिक अवस्था थी। 9वीं शती में चीनियों ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था। बारूद पर चीनियों का एकाधिकार बना रहा, परंतु बाद में रेशम मार्गों के माध्यम से यह यूरोप, अफ्रीका एवं मध्य पूर्व एशिया में पहुंचा। महाभारत और रामायण के युद्धों में आग्नेयास्त्रों के उपयोग का उल्लेख है। लगभग 1350 ईस्वी में हस्तचलित हल्की बंदूकें अस्तित्व में आने लगी। ये केवल पीतल व लोहे की नाल मात्र होती थी। इन बंदूकों को एक बार चलाने के पश्चात नाल ठंडी होने तक इन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। तो इस प्रकार की बंदूकों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसका पिछला हिस्सा तापरोधी हो। परिणाम स्वरूप बंदूकों का पृष्ठभाग लकड़ी का बनाया जाने लगा, जो दस्ता कहलाता है। आरंभिक अवस्था की बंदूकों को एक बार चलाने के लिए एक व्यक्ति दोनों हाथों से बंदूक पकड़ता था एवं दूसरा व्यक्ति लाल गर्म तार को नाल पृष्ठ के छिद्र से स्पर्श कराता था। अतः इस प्रकार की बंदूकों की आवश्यकता महसूस हुई, जिनको एक व्यक्ति द्वारा दोनों हाथों से साधा जाकर
दागा जा सके। यह तभी संभव था जब गर्म तार को नाल पृष्ठ के छिद्र पर स्पर्श न कराकर किसी अन्य माध्यम से अग्नि को नाल पृष्ठ पर स्थित दाहक क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके। इस अन्य माध्यम का हल मानव ने तोड़े अर्थात सूत की डोरी द्वारा निकाला। परिणाम स्वरूप तोड़ेदार बंदूकों का उदय हुआ। तोप धातु की वह मोटी व भारी नाल होती है जिसके द्वारा बारूद व अग्नि के माध्यम से आघात पहुंचाने वाली सामग्री यथा पत्थर के गोले, नुकीले धातु के टुकड़े एवं शीशे व पत्थर की गोलियां लक्ष्य की ओर बलपूर्वक तीव्र गति से छोड़ी जा सके। तोप का सबसे अधिक प्रभावशाली उपयोग बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। परंपरागत रूप से अस्त्र शस्त्र शक्ति व अधिकार के प्रतीक हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में शस्त्रों का महत्व रहा है। अलवर राज्य की स्थापना का श्रेय राजा प्रताप सिंह को जाता है। अलवर के द्वितीय शासक राव राजा बख्तावर सिंह ने सिलह खाना में विशेष रुचि ली। उन्होंने 2 ईरानी हथियार साजों शेख अहमद एवं गुल अहमद, जो ईरान से आकर दिल्ली में बसे थे, को अलवर आमंत्रित किया। इन दोनों कुशल कारीगरों ने ईरानी फौलादी तलवारों पर बहुत ही अच्छे इस काम को अलवर में जिंदा रखा। संग्रहालय में भारतीय एवं ईरानी तलवारों, भालों, पेशकब्ज, कटार, छुरियां, बिछुआ, ढाल, बारूददानियों का उल्लेखनीय संग्रह है। संग्रहालय में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर और नादिर शाह जैसे मुगल सम्राटों के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हथियार प्रदर्शित हैं। संग्रहालय में प्रदर्शित एवं संग्रहित यह अस्त्र शस्त्र हमारी गौरवशाली एवं भव्य विरासत के साक्षी हैं। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। म्यूज़ियम के बचे हुए जो कक्ष हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास के साथ अस्त्र शस्त्र दिखाऊं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपके द्वारा किया गया लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य इज़ जर्नी।